नमस्ते दोस्तों। आज अपने एक वर्ड भूगोल का बढ़िया टॉपिक लेंगे, सौर मंडल। सौर मंडल में क्या है, जिसको हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं, इसकी हम बात करेंगे कि सूर्य और इसके आसपास के जो परिवार हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं और किस तरीके से गतियां करते हैं। हम बात करें अगर सौर मंडल की, तो सौर मंडल में मेनली एक तो होता है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड जो है वो सौर मंडल की श्रेणी में आते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह उपग्रह या छोटे मोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं उन सबको हम सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक आकाश गंगा है, मंदाकिनी इसका हिस्सा है। और अगर हम सूर्य के तारों की बात करें, सूर्य को भी एक तारा माना गया है, और सूर्य बहुत ज्यादा चमकीला तीव्र तारा नहीं है, ये मंद चमकने वाला तारा है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि कई बार अगर मान लो ऑप्शन दे दे कि ये तीव्र चमकीला है, मध्यम चमकीला है या मंद चमकीला है, तो ये मंद चमकीला तारा है। सूर्य हमारी पृथ्वी पर प्रकाश इसलिए इतना ज्यादा आ जाता है कि वो पृथ्वी के नजदीक है और तारों की तुलना में। हालांकि पृथ्वी के नजदीक नहीं है सूर्य, लेकिन और तारों की तुलना में सूर्य पृथ्वी के नजदीक है। और अगर तारों के टाइप्स की बात करें तो एम प्रकार का जो तारा है वो क्या है, सूर्य है। अब हम अगर एक छोटी सी सूर्य के स्ट्रक्चर की बात करें तो सूर्य की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारा सूर्य है, और सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। कोरोना यानी जिसकी चपेट में आते ही कोई भी चीज नष्ट हो जाए उसको हम कोरोना कहते हैं। और सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है वो कहलाता है क्रोड। ये प्रश्न आया हुआ है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। अब इसके दो अन्य पार्ट जो बचते हैं वो बचते हैं, पहला पार्ट तो प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, और इसके बाहर जो बाहरी आवरण है उसको कहते हैं वर्ण मंडल। वर्ण मंडल। सूर्य का सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म है, और सूर्य का आंतरिक भाग इतना गर्म नहीं है जितना बाहरी भाग है। सूर्य का जो बाहरी भाग है उसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो 10 की पावर 7 केल्विन। केल्विन तापमान मापने की एक यूनिट है और अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, इतना होता है। सूर्य में बाकी अगर बात करें तो एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो ये आता है कि कौन सी अभिक्रिया सूर्य के अंदर होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिससे इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है कि हम तक सूर्य का प्रकाश और उसकी ऊर्जा दोनों पहुंच जाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु मिलते हैं और हीलियम का एक अणु बना लेते हैं, प्लस में दो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य में ये दो ही गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा की अगर बात करें तो 71%, और हीलियम की मात्रा की बात करें तो 28%। यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को मिला दें तो 99% ये दो गैसें ही है। 1% जो बचा उसके अंदर धूल और मिट्टी के कण और अन्य गैसें शामिल है। अगर हम ये बात करें कि सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल के ग्रहों को एक तरफ रखा जाए और सूर्य को एक तरफ रखा जाए तो 99.98% वजन सूर्य अकेला ही
रखता है, मतलब इतनी ज्यादा परसेंटेज, सूर्य इतना ज्यादा बड़ा है और गैस का गोला है। अब हम आगे अगर बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड कौन से हैं, या सूर्य के ग्रह कौन कौन से हैं। यानी जो पिंड डायरेक्ट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम कहेंगे ग्रह, और उनकी कुछ विमाएं भी है, पर्याग सम्मेलन में निर्धारित हुई, उनकी हम बात करेंगे। और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको हम कहेंगे उपग्रह। क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। अब हम बात करें तो सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये सूर्य है, और यहां पर अपन ग्रह बना लेते हैं। पहला सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हुआ जो, वो होगा बुध। फिर उसके बाद में इसके बुध के इधर शुक्र, फिर आएगी अपनी पृथ्वी, फिर आएंगे मंगल, फिर आएंगे बृहस्पति, बृहस्पति थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, फिर आएंगे शनि, फिर आएंगे अरुण और वरुण। ये इनका क्रम है, सीक्वेंस है, अरुण और वरुण। अब देखो मोस्टली क्या है कि ये अपने को याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, भूल जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो सप्ताह के 7 वारों के नाम लिखने हैं। सप्ताह का पहला वार लिखना है रविवार, दूसरा वार लिखना है सोमवार, तीसरा वार लिखना है मंगलवार, चौथा वार लिखना है बुधवार, पांचवा वार लिखना है बृहस्पति, छठा लिखना है शुक्र, और सातवां लिखना है शनि। और अब एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक ये है, एक स्कूल में 46 बच्चे प्रेजेंट थे और 357 बच्चे एब्सेंट थे। कितने प्रेजेंट? 46 प्रेजेंट थे, 357 बच्चे एब्सेंट थे। अब देखो 46 में जो 4 आया, इस 4 को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, क्या आएगा? बुध। और जो 6 आया इसके लिए क्या आएगा? सॉरी इधर शुक्र, 6 के लिए शुक्र। प्र से आप बना दोगे पृथ्वी। 3 नंबर वार कौन सा? मंगल, मंगल डायरेक्ट दिख गया। 5 नंबर वार कौन सा? बृहस्पति। 7 नंबर वार कौन सा? शनि। ए से बनाइए अरुण, बी से बनाइए वरुण। ये सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह व्यवस्थित हो गए, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह व्यवस्थित हो गए। एक बार नए पेज पर हम ट्रिक लिख करके फिर ग्रहों को लिखते हैं। 46 प्रेजेंट, 357 एब्सेंट। 46 में 4 नंबर वार कौन सा? बुध। 6 नंबर वार कौन सा? शुक्र। प्र से क्या बना? पृथ्वी। 3 नंबर वार कौन सा? मंगल। 5 नंबर वार कौन सा? बृहस्पति। 7 नंबर वार कौन सा? शनि। ए से क्या बना? अरुण। बी से क्या बना? वरुण। ये हमारे सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह हो गए। अब हम इनको आधा करते हैं। आधा मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, 4 इधर 4 इधर,
और यहां पर कुछ छोटे छोटे ग्रह हैं जिनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह कहते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। एक बात, अब ये जो इधर ग्रह रह गए इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और इधर जो ग्रह रह गए उनको कहते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कौन सा है, बाह्य ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो बुध। सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण। बुध के बाद सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? इसमें वो 100% बन जाएंगे। पृथ्वी का सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है? तो तीसरा, है ना। मंगल का कौन सा स्थान है? वरुण का कौन सा स्थान है? अरुण का कौन सा स्थान है? एक तो ये प्रश्न हो गया। अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। यहां अपना सूर्य है, हमने आधा बना लिया, ठीक। अब मान लो वो ये प्रश्न पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। क्या प्रश्न पूछा उसने कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों को ये तो पता है कि पृथ्वी के इधर शुक्र है, इधर मंगल है। नहीं पता तो आप ट्रिक से भी देख सकते हो। लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे कि मंगल नजदीक है या शुक्र नजदीक है? तो थोड़ी सी बात सोचना कि सूर्य के ग्रेविटी की वजह से इन दो ग्रहों के बीच की दूरी जितनी है, इससे ज्यादा इन दो के है, इससे ज्यादा इन दो के है, ये दूरी तरतर बढ़ती जाती है। और अरुण और वरुण के बीच की दूरी सर्वाधिक है। मतलब कर्मागत ग्रहों की बात करें तो इनके डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो अब अगर नजदीक वाला ग्रह पूछ ले तो इधर वाला होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ट्रिक याद रखनी है। 46% 357 एब्सेंट। ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है, पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच में स्थित है। इसमें हजारों प्रश्न बन सकते हैं, है ना। बाह्य ग्रह कौन सा है, आंतरिक कौन सा है ना। पृथ्वी और शनि के बीच में कौन से दो ग्रह स्थित है ना। वरुण और बृहस्पति के बीच में कौन से दो ग्रह स्थित है। सूर्य के नजदीक 3 ग्रहों के नाम बताइए, सूर्य के सबसे दूर 3 ग्रहों के नाम बताइए, है ना। शनि का सबसे नजदीकी ग्रह बताइए, बृहस्पति का सबसे नजदीकी ग्रह बताइए, है ना। क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है। ये सब प्रश्न इसमें बन रहे हैं और इनके आंसर आपको दिमाग में आ गए होंगे। ट्रिक याद रखिएगा। 46% 357 एब्सेंट। अगर हम इसको देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं, ये बुध भगवान है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। यानी अपनी ट्रिक से अगर चले तो ये 4 है, 6 है, ये पृथ्वी है, ये 3 है, ये सारे क्षुद्र ग्रह आ गए। इसके बाद में ये 5 है यानी बृहस्पति, ये 7 है यानी शनि, ये ए है यानी अरुण, ये बरी है यानी वरुण। और इनके बाद में भी एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है जिसको कोपर बेल्ट बोला जाता है, ताम्र पट्टी का, कोपर बेल्ट, ताम्र पट्टिका बोला जाता है इसको। ये इसकी स्ट्रक्चर है, स्लाइड भी आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम अगर नई बात करें तो एक क्रम और आता है, वो क्रम आता है आकार का क्रम। कौन सा क्रम? आकार का क्रम। अब ये जो आकार का क्रम है उसमें सबसे पहले बृहस्पति आता है, उसके बाद में शनि आता है, थोड़ा छोटा, बृहस्पति, शनि, उसके बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण, फिर आती है हमारी पृथ्वी, और फिर आते हैं शुक्र, फिर आते हैं मंगल, और लास्ट में कौन आते हैं? बुध। ये मैं नीचे लिख देता हूं, बुध है। ये क्रम है किसका?
आकार का। और इसको याद रखने की ट्रिक वही, क्योंकि अपन ने 7 वारों के नाम लिखे, 1 नंबर वार रवि, 2 नंबर सोम, 3 नंबर मंगल। ये मिटो, गलत दिया अपन ने, दोबारा लिख लेते हैं। 4 नंबर बुध, 5 नंबर बृहस्पति, 6 नंबर शुक्र और 7 नंबर का वार अपना शनि महाराज। अब इसके लिए जो ट्रिक है वो है 5 7 एब्सेंट, 5 7 एब्सेंट, प्रेजेंट 634। अब इस बार बहुत ज्यादा प्रेजेंट हुए। पहले वाले में क्या था, 46 प्रेजेंट थे और 357 एब्सेंट थे। मेवाड़ में जिस दिन जीमन आ जाए उस दिन स्कूल में यही स्थिति होती है। और यहाँ पर 5 7 एब्सेंट है, प्रेजेंट कितने हैं, 634 है। अब जीमन खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें तो 5 7 एब्सेंट, 5 नंबर वार कौन सा, बृहस्पति डायरेक्ट, 7 नंबर वार कौन सा, शनि, ए से कौन सा, अरुण, वी से कौन सा, वरुण, प्र से पृथ्वी, 6 नंबर वार शुक्र, 3 नंबर वार मंगल और 4 नंबर वार कौन सा, बुधवार। ये ग्रहों के क्रम आ गया। आकार का क्रम है। हमेशा भी जब आप कोई भी क्रम याद रखो तो हमेशा याद रखना आपको बड़े से छोटा, ज्यादा से कम वाला क्रम याद रखना है। आप कभी भी परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होगे। किसी भी ऑर्डर को याद करो तो डिसाइड कर लो कि हमें इंक्रीजिंग याद करना है या डिक्रीजिंग, ताकि आप परीक्षा में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो एक क्रम और आता है जिसको हम कहते हैं घनत्व का क्रम। कौन सा क्रम, घनत्व का क्रम। और घनत्व का क्रम हम इसी ट्रिक से बना लेंगे। घनत्व का क्रम इसी ट्रिक से हम बना लेंगे। क्या करना है देखो, सबसे पहले पृथ्वी को लाना है नंबर 1 पर। 1 नंबर पर किसको लाना है, पृथ्वी को। और शनि को ले जाना है लास्ट मोमेंट में, लास्ट नंबर पे। अब जो हमारा क्रम बनेगा मैं लिखता हूं, पृथ्वी, फिर बचा बृहस्पति, फिर बचा शनि तो अंत में चले जाएंगे, अरुण, उसके बाद वरुण, फिर अपने पृथ्वी इधर चली गई, आया कौन, शुक्र, मंगल और बुध। ये जो क्रम है वो बन गया घनत्व का क्रम। इसकी अलग से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी को 1 नंबर पे लाना है आकार वाले क्रम से निकाल के, और शनि को अंत में ले जाना है। क्योंकि आप सारे अगर ट्रिक्स ही याद करोगे तो फिर बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, सारी ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी। अब देखो इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे बृहस्पति के बाद बड़ा कौन सा ग्रह है, बुध के बाद छोटा कौन सा है, पृथ्वी से जस्ट छोटा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से जस्ट बड़ा कौन सा है आकार के क्रम में। ठीक है, निम्नलिखित में से ग्रहों को आकार के क्रम में सजाइए, सूर्य से दूरी के क्रम में सजाइए, छोटे 3 ग्रह कौन से हैं, बड़े 3 ग्रह कौन से हैं, ये सब बातें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सोच करके देखिए, 2-2,500 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। और जब पहली बार ये प्रश्न आया कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, उस समय किताबों में भी ये नहीं लिखा हुआ था कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। ठीक है, जबकि हमने ये ट्रिक्स उस समय भी बता दी थी और बहुत सारे चैनल्स और यूट्यूब पर भी लोड है, अपलोड है। अब अगर हम बात करें, ये हमने ग्रहों के क्रम पढ़े। अब अगर हम बात करें कि ये सूर्य के चक्कर कैसे लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाने के लिए 2 स्थितियां हैं, या तो घड़ी की दिशा में चक्कर लगाएंगे यानी क्लॉकवाइज लगाएंगे, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। आपको याद रखना है 2 ग्रह है, एक है शुक्र और दूसरा ग्रह है अरुण। ये दोनों ग्रह सूर्य के
क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में ये चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह इवन पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये याद रह जाएगा कि कौन से ग्रह क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, कौन से एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, शुक्र और अरुण जो है वो क्लॉकवाइज लगाते हैं, ठीक है, और बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। इवन पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है। और ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके ऊपर पश्चिम में सूर्य उदय होता है। तो अगर हम शुक्र और अरुण की बात करें तो यहां पर पश्चिम में सूर्य उदय होगा, पूर्व के अंदर सूर्य अस्त हो जाएगा। अब हम आगे चलें, नया फेज ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो आपने कर्म सीखा, इनमें एक एक ग्रहों को अगर ले ले तो क्या स्थिति बनती है, इनके रिकॉर्ड में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारी ट्रिक थी 46%, 357 एब्सेंट। तो इस ट्रिक के हिसाब से सूर्य के नजदीक सबसे कौन आया, बुध आया। और अब हम बात करेंगे किसकी, बुध ग्रह की ही बात करें। बुध, पहली बात, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। दूसरी बात, ये सबसे छोटा ग्रह भी है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। तीसरी बात अगर हम करें तो इस ट्रिक में ये जो 46 है, इनके कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका उपग्रह नहीं है। बुध के ऊपर सूर्य की ग्रेविटी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है, इसलिए बुध के ऊपर वायुमंडल भी नहीं है। क्या नहीं है, वायुमंडल। अब वायुमंडल ही नहीं है तो हम ये बात नहीं कर सकते कि इसके ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है तो वायु है ही नहीं। ये मेन बातें हैं कौन से ग्रह की, बुध ग्रह की। सूर्य का सबसे नजदीकी है, सबसे छोटा है, इसका उपग्रह है नहीं, और इसके ऊपर वायुमंडल भी नहीं है। अब हम दूसरे ग्रह की बात करें तो दूसरा ग्रह आ जाता है शुक्र, जिसकी हम एक बात पहले ही कर चुके हैं कि इसका क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। दूसरी बात अगर करें तो इस ग्रह का आकार, आकृति और आमाप पृथ्वी के बिल्कुल जैसा ही है, पृथ्वी के समान भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहिन या पृथ्वी की बहिन कहा जाता है। क्योंकि देखो, अपन कब कह सकते हैं कि तुम दोनों बहनें हो, उनकी शकल साइज एक जैसी हो, और ऐसे ही पृथ्वी की शकल साइज शुक्र से मिलती है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो दिन में एक बार पृथ्वी से जरूर दिखाई देता है, लेकिन अधिकतम 4 बार देखा जा सकता है पृथ्वी से। इसलिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसको दोपहर का तारा और रात का तारा भी कहते हैं, यानी कि नून स्टार और नाइट स्टार भी कहते हैं। ठीक है। एक बार एक प्रश्न आया कि भारतीय पुनर्जागरण का भोर का तारा किसे कहा जाता है, उसका आंसर राजा राम मोहन राय था।
मेरे को एक लड़के ने फोन भी किया कि सर आपने तो शुक्र बताया था और इसमें तो ये ऑप्शन समाज सुधारकों के नाम दे रखे हैं। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के भोर का तारा कहते हैं। ये बात इसके बहाने से याद रख लें। अब अगर बात करें कि शुक्र पर वायुमंडल है क्या, बिल्कुल जी वायुमंडल है। शुक्र के ऊपर वायुमंडल है और हिसाब से देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। अब नजदीक बुध है, गर्म शुक्र है, ये क्या बात हुई, क्यों हुआ ऐसा? तो जो शुक्र के ऊपर वायुमंडल है उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% है। 98% कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑक्साइड है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.034% है। 8%। वो 0.033 से यानी 0.033 से बढ़कर के 0.34 हुई। ये लोगों ने हल्ला मचा दिया कि पृथ्वी के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, 6 डिग्री बढ़ गया है, इतने डिग्री बढ़ गया है। तो इतने से जब पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है तो इसके ऊपर तो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा भंडार है। 98% गैस कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर है। इसलिए सूर्य का सबसे नजदीकी बुध होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, यानी सबसे चमकीला या चमकदार ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। शुक्र ग्रह के जो बादल है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बने हुए हैं। यानी यहां जब बरसात होती है, रेन होती है, तो उस समय तेजाब बरसता है और कार्बन डाइऑक्साइड 98% है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शुक्र के ऊपर जीवन संभव है? यानी कि शुक्र ग्रह के ऊपर जीवन संभव नहीं है। अब हम नेक्स्ट ग्रह पर आते हैं। ट्रिक के हिसाब से नेक्स्ट ग्रह आया अपना कौन सा? पृथ्वी। कौन सा आया? पृथ्वी आया। पृथ्वी की अगर बात करें तो एक सौर मंडल के ग्रह के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अच्छा, मैंने जो आपको इस ट्रिक से ग्रह बताए, इनकी सबकी अगर मैं बात करूं कि इनकी अवस्था कौन सी है, तो इनको पहले आधा आधा करो। यहां पर शूद्र ग्रह आ गए। ये सारे के सारे गैस है। कैसे है? गैसीय अवस्था में है। और एक प्रश्न मैं आपको पूछूं कि पृथ्वी की अवस्था कौन सी है, तो आप लोग ठोस बताओगे। जबकि पृथ्वी की अवस्था सौरमंडल के हिसाब से कैसी है? द्रव है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर 29% तो क्या है? स्थल है और 71% क्या है? जल है। अरे भाई, जब 3/4 भाग पानी से बना हुआ है तो तुम इसको ठोस कैसे मान सकते हो? पृथ्वी द्रव ग्रह है और इसके ऊपर पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आसमान से नीला दिखता है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक। अब अगर बात करें इन तीनों की, बुध शुक्र और मंगल की, तो ये ठोस अवस्था में है। मुझे आशा है कि आप लोग सौरमंडल के सभी ग्रहों की बात जान चुके होंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमाग में ये बात रखते हैं कि ग्रह 9 है या ग्रह 8 है। क्लियर करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें 9 ग्रह चलते हैं, 9 ग्रह चलते हैं, लेकिन सौरमंडल के अंदर 8 ही ग्रह है। 2006 से पहले
सौरमंडल के अंदर भी 9 ग्रह माने जाते थे। एक ग्रह यम, जिसको प्लूटो कहते हैं, उसको अब सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? चेक गणराज्य एक स्थान है, चेक गणराज्य, इसकी राजधानी है प्रयाग, और यहां पर 10 अगस्त 2006 से लेकर के 20 अगस्त 2006 तक एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा, और इस सम्मेलन का नाम दिया गया प्रयाग सम्मेलन। प्रयाग सम्मेलन, प्रयाग सम्मेलन के अंदर 2500 देशों से खगोलविद आए। आप कल्पना कर सकते, 2500 से अधिक खगोलविद आए, सॉरी सभी देशों के 2500 खगोलविद आए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि कौन ग्रह होगा कौन नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने 3 नियम बनाए। पहला नियम जो बनाया वो ये था कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगानी चाहिए, जो कि सभी ग्रह लगाते हैं, प्लूटो भी लगाता है। पहले नियम को ये फॉलो करता है। दूसरा नियम उन्होंने ये बताया कि आकार में जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उससे बड़ा होना चाहिए, जो कि यम नहीं है, तब चंद्रमा से आकार में छोटा है। और तीसरा नियम ये बनाया कि पृथ्वी से आकार में छोटा होने के चंद्रमा से आकार में बड़ा होने के साथ साथ किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। अब ये क्या करता है? शुक्र की कक्षा को भी काटता है, वरुण की कक्षा को भी काटता है। इसलिए प्लूटो को ग्रहों के दर्जे से ही बाहर कर दिया गया। अब जब ये कहानी हुई, जब प्लूटो को ग्रहों के दर्जे से बाहर किया गया, तो अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने इस कार्य का, इस प्रयाग सम्मेलन का ही बहिष्कार कर दिया। कारण ये था कि प्लूटो ग्रह खोजा गया था, किसकी वजह, किसने खोजा था? नासा ने। और जब इसको ग्रहों के दर्जे से ही बाहर निकाला तो इनकी खोज व्यस्त गई, और इसलिए उनको प्रयाग सम्मेलन का बहिष्कार करना पड़ा। यानी वही बात होगी, अगर गांव में कोई आदमी शेर लेके आए और अपन पूरे गांव में हल्ला मचा दे कि शेर लाया है फलाना आदमी, और बाद में कहते हैं कि ये शेर नहीं है, ये तो कुत्ता है, तो ऐसी बात कुछ नासा के साथ हो गई। इसलिए नासा ने प्रयाग सम्मेलन का बहिष्कार किया। पूछा जाता है अमेरिका की कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने प्रयाग सम्मेलन का बहिष्कार किया। हम वापिस आ जाते हैं, पृथ्वी की बात कर रहे थे हम। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जल है इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी अक्ष पर। देखो, एक बार उसने ये प्रश्न पूछा कि पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना झुकाव लिए हुए है, तो अब आपको ये 90 डिग्री से लेस करके बताना पड़ेगा, क्योंकि अक्ष और कक्ष, एक्सिस और एक्सल दोनों अलग अलग हो गए, और अब आंसर आपका 66.5 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो कक्षीय झुकाव पूछ ले तो 66.5 हो जाएगा, उस समय 23 आंसर नहीं होगा। कुछ विद्यार्थी जब ये प्रश्न आया तो बहुत ज्यादा समझदार हो गए कि ये मिस प्रिंटिंग होगी, अक्ष पे पूछा होगा, अक्ष की जगह क लिख दिया गया होगा, और इस वजह से उनका उत्तर 23.5 ही कर दिया। ऐसा आपको कम से कम नहीं करना है। अब अगर हम बात करें पृथ्वी के बाकी बातों की, तो पृथ्वी की अगर बात करें तो ये 365 सही 1/4 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है, और 24 घंटे में यानी 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। आपने ये बात नोट की होगी कि दिन की अवधि जो होती है, आज सूर्य उदय का जो समय है
कल जो सूर्य उदय का समय होगा उसमें 4 मिनट की कमी हो जाती है हमेशा। वो इसीलिए है कि ये 24 दिन प्रॉपर नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड है। और ये जो 4 मिनट का फर्क है यही लीप वर्ष बनाता है, यही वो फरवरी के 29 दिन, इसी वजह से 4 साल में एक बार आते हैं। अब देखो, ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति है, गतियां दो प्रकार की होती है। एक होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति ये थोड़ा आराम से और रिलैक्स होके समझना पड़ेगा, नहीं तो इसके भूलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और एक होती है परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति जो होती है वो ये सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, यूं घूम रहा हूं मैं, इसको हम कहते हैं परिभ्रमण गति। ऐसे में किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, उसको कहते हैं परिक्रमण गति। याद नहीं रहे तो याद रखना। शादी के वक्त ब्राह्मण कहता है फेरे लेने से पहले कि आप परिक्रमा कीजिए अग्नि की, यानी किसी वस्तु के चारों ओर घूमना परिक्रमण होता है और अपनी दूरी पर घूमना क्या होता है, परिभ्रमण होता है। तो वो प्रश्न पूछता है इस तरीके से कि पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है, तो 23 घंटे 56 मिनट। और पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, 365 से 1/4 दिन। ये बात हुई पृथ्वी की। अब हम बात करें पृथ्वी के उपग्रह की, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो पृथ्वी का उपग्रह है और उपग्रह का नाम है चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह है। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो ये पृथ्वी से 1/6 गुना 1/6 गुना गुरुत्वाकर्षण रखता है। यानी कि अगर हमारा यहाँ पर वजन 60 न्यूटन है और इसको हम चंद्रमा पर ले जाएं तो ये वजन 10 न्यूटन ही रह जाएगा। हाँ, किलो में हो 60 किलो है और किलो भी वहां तोलें तो वहां 60 का 60 ही आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कांस्टेबल में एक बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया। दूसरी बात अगर हम करें इसकी चंद्रमा की, तो चंद्रमा क्या करता है, 29 दिन में पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेता है, मतलब ये इसका परिक्रमण काल है। ये इसका परिक्रमण काल है। 29 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेता है और ये 29.5 है असल में। और 27 घंटे में चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूम लेता है, यानी ये इसका परिभ्रमण काल है। 27 घंटे में अपनी धुरी पर भी घूम लेता है कौन, चंद्रमा। अब कुछ बातें हम चंद्रमा की करेंगे कि चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एक व्यक्ति और था एडविन लुडविन, जिसका नाम था एडविन लुडविन, ये भी इसके साथ गया था। लेकिन पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे, इसलिए प्रश्न यही आता है कि चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अब अगर हम बात करें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों की, तो इन तीनों से क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। मैंने नोट किया है कि आरपीएससी ने 144 पेपर जो लिए, इसमें से 80 से अधिक बार सौरमंडल से उसने प्रश्न उठाया है और 40 से अधिक बार इसने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उपभू, अपभू, अपसौर, उपसौर से रिलेटिव प्रश्न पूछे हैं। क्योंकि यहां पर आपकी
गलत होने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आज हम समझ लेंगे और गलत नहीं होने देंगे। अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की तो ये साल में सामान्यतः 2 बार होता है, लेकिन एक साल में अधिकतम 3 बार हो सकता है। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें, किसकी बात करें, चंद्र ग्रहण की बात करें तो यह साल में सामान्यतः 13 बार होता है, लेकिन अधिकतम 17 बार भी हो सकता है एक बार। अब मुझे बताइए इनमें से एक घटना पूर्णमासी के दिन होती है और दूसरी घटना अमावस्या के दिन होती है, तो कौन सी घटना पूर्णमासी के दिन होती है? अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण की तो चंद्र ग्रहण अमावस्या को नहीं हो सकता, क्योंकि अमावस्या को सूरज चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो इस दिन क्या हो ये कब हो सकता है? सिर्फ पूर्णिमा को हो सकता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? फिर अमावस्या को होता है। ये बात हमारी डिक्लेयर हो गई कि चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, सॉरी सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा ही दिखाई नहीं देता। अब हम बात करें कि ये होता कैसे है, क्योंकि जब प्रश्न आता है ना तो उसमें ये देता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, और ये अगर आप कई बार भी पढ़ लो तो याद रहे, ये जरूरी नहीं है। सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें और दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण में स्थिति क्या होती है? ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, मैं इसको लिख देता हूं S, इसको लिख देता हूं M यानी मून, और बीच में बना देता हूं पृथ्वी यानी अर्थ। होता क्या है कि सूरज का प्रकाश पड़ रहा है चांद पर। कहां पड़ रहा है? चांद पर, और बीच में पृथ्वी आ जाती है, इसके प्रकाश को ढक लेती है, इसलिए सूरज का प्रकाश चांद के आधे भाग पर ही पड़ता है और हमें चंद्रमा इस तरीके से खंडित दिखाई देता है। ऐसे बनाए तो ऐसे दिखाई देता है खंडित। इसको हम चंद्र ग्रहण कह देते हैं। एक्चुअल पोजीशन इसकी ये बनती। अब अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें, इसकी बात करें सूर्य ग्रहण की, तो ये सूर्य हुआ, ये चंद्रमा हुआ, मून, ये सन, और यहां पर हुई पृथ्वी अर्थ। एक्चुअल में क्या होता है, पृथ्वी पर जो व्यक्ति खड़े होते हैं वो चंद्रमा को देखते हैं, और इसी दिशा में जब सूर्य हो तो सिस्टम हो क्या बन जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसको चंद्रमा रोक लेता है, और पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को सूरज आधा ही दिखाई देता है। हम इसको कह देते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कह देते हैं? सूर्य ग्रहण। अब मैं जो बात पेपर में आती है वो बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत इश्यू बन जाता है इसका, क्योंकि ये गलत होने वाला प्रश्न है और बहुत ज्यादा बच्चों के गलत होते हैं, मैंने ये नोट किया है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। बीच में कौन आया है? चंद्रमा आया है, याद रखना। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। अब वो पेपर वाला क्या करता है कि चंद्र ग्रहण होता है ऐसे करके, और एक ये ऑप्शन डालता है, एक ये ऑप्शन डालता है, 2 ऑप्शन नहीं बना के डालते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये रट्टा मार के याद रखना बहुत मुश्किल है कि कौन बीच में था। याद रखना है चंद्र ग्रहण, धरती और चांद का क्या रिश्ता है? अपन क्या कहते हैं? चांद को मामा कहते हैं, और इस रिश्ते को अगर हम लाइटली ले देखें
तो पृथ्वी और चंद्रमा आपस में भाई बहन हो गए। चंद्रमा पर ग्रहण लगा मतलब भाई पर ग्रहण लगा तो बहन बीच में आ गई इसको बचाने के लिए। ऐसे याद रखोगे तो आपको कन्फर्म याद रह जाएगा कि पृथ्वी बीच में होती है कब, जब चंद्र ग्रहण होता है। और यहां पर याद रख लेना कि सूरजमल और चांदमल दो भाई हैं और सूरजमल पर ग्रहण लगा तो चांदमल आ गया बीच में बचाने के लिए। हुई बात। अब हम वापिस लौटते हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी की जो बातें हैं वो देखो, अगर हम पृथ्वी की बातें करने बैठ जाएं तो पृथ्वी की बातें ही 5-7 दिन चलती है और सौरमंडल टॉपिक पूरा नहीं होता है। हम सिर्फ पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रह होने के नाते क्या क्या बातें होती है वो बातें हम कर रहे हैं। अब देखो, सूरज ऐसे है, इस तरीके से है और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है या ऐसे पथ में लगा रही है। इस पथ को बोलते हैं परवलयकार पथ, परवलयकार पथ, और इसी में चक्कर लगाती है पृथ्वी। अब मुझे ये बताओ कि जब ऐसे राउंड में पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो इसकी डिस्टेंस जो है सूर्य से वो कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी? सामान्यतः 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य की दूरी मानी जाती है पृथ्वी से, लेकिन अगर मैक्सिमम दूरी की बात करें तो ये 15.21 करोड़ होती है और मिनिमम दूरी की बात करें तो ये 14.78 करोड़ होती है। अब इसी बात को लेकर के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम मतलब अधिकतम हो, तब क्या होता है? एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। और इस प से आप पकड़ जाओ चौके को और 4 जुलाई को यह घटना होती है। यह प्रश्न इसने बहुत बार घुमा घुमा कर पूछा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जिस दिन सबसे ज्यादा होती है उस दिन को, उस घटना को अपसोर कहा जाता है और यह घटना 4 जुलाई को होती है। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जिस दिन न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, उस घटना को हम कहते हैं उपसौर। उपसौर याद रखने के लिए बता रहा हूं। उप सरपंच, उप मुख्यमंत्री ना, उप मंत्री, उप शब्द लगते ही छोटा हो जाता है और दूरी कम हो जाती है। उपसौर। और उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक है। कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सोच करके गलत कर देते हैं इसको, क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जनवरी में तो सर्दी होती है और सर्दी में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो, ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। सर्दी होने के अलग कई कारण हैं। ठीक है। तो ये जनवरी में ही ये घटना होती है, इसको उपसौर ही कहते हैं और ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी है। अपसौर और उपसौर का प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। अब आपको लगता है कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के भी तो चंद्रमा चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर भी तो चंद्रमा चक्कर लगाता है और इसका पथ भी ऐसा ही है। ये कौन सा गोल घूमता है? इसका पथ भी ठीक जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहां पर हम चंद्रमा को मान ले तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी भी कम ज्यादा होगी, लेकिन अब सूर्य की बात थी तो सूर्य और पृथ्वी वाली सिर्फ साल में 2 ही बार होती है,
लेकिन चंद्रमा तो 27वें 29वें दिन चक्कर लगाता है, इसलिए ये घटनाएं साल में कई बार होती है। इनकी तारीख भी फिक्स नहीं होती और याद रखनी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ यहां से प्रश्न ये आता है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो हम उस घटना को कहते हैं उपभू, और जब न्यूनतम होती है सॉरी अपभू, और इसको कहते हैं उपभू। मतलब एक ही बात पकड़ लेना आप कि उप लग जाए तो छोटा होगा, दूरी न्यूनतम होगी, न्यूनतम दूरी को उपभू और अधिकतम दूरी को अपभू कहा जाता है। अब हमने बुध कह लिया, शुक्र को कर लिया, पृथ्वी को कर लिया, अब हमारी आती है किसकी? मंगल ग्रह की। किसकी आती है? मंगल ग्रह की बारी आती है। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि रेड स्टार इस ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो लाल है। मिट्टी लाल क्यों है जी? मिट्टी लाल इसलिए है कि यहां की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड, ये जंग का सूत्र है मित्रों, ध्यान रखना। जंग यानी जो काट लगता है ना लोहे के, उसका सूत्र है। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता है। एक नंबर बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहां पर लेड ऑक्साइड और लेड पेरोक्साइड की भी अधिकता है, और लेड ऑक्साइड जो होता है उसको हम अपनी सामान्य भाषा में सिंदूर कहते हैं। यानी कि मंगल ग्रह पर उसकी मिट्टी में सिंदूर बहुत ज्यादा मिला हुआ है, इसलिए वो उसकी मिट्टी क्या होती है? लाल होती है। एक बात बताइए कि महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैं ये नहीं कह रहा कि जो महिलाएं मांग में सिंदूर भरती है वो मंगल ग्रह से लाया जाता है, नहीं, पृथ्वी पर भी पर्याप्त मात्रा में लेड ऑक्साइड उपलब्ध है। लेकिन इस संस्कृति का बहुत तगड़ा वैज्ञानिक रीजन है जो मैं आपको बता दूं। मांग में जो सिंदूर भरी जाती है यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, और ये एक व्यक्ति के इमोशन को कंट्रोल करती है। यानी जितनी भी फीलिंग्स होती है उनको हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंट्रोल करती है, और टेम्परेचर को कंट्रोल करके शरीर का ये सारा काम हाइपोथैलेमस करती है। तो लेड ऑक्साइड क्या करता है? जब हम लगाते हैं तो ये धीरे धीरे अपहरांशित होकर के लेड पेरोक्साइड में बदलता है, और जब ये घटना होती है तो यहाँ पर ठंडक महसूस होती है, यानी टेम्परेचर गिरता है, हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और हाइपोथैलेमस इमोशन को कंट्रोल कर लेती है। यानी एक लड़की को मायके की याद कम आए, इसलिए मांग में सिंदूर भरा जाता है। ये इमोशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सोचिए आप कि जिसने ये रीति रिवाज बनाई होगी वो कितना तगड़ा वैज्ञानिक होगा, और उसके विज्ञान में कितनी गहन समझ होगी। वो सब जानता है कि लेड ऑक्साइड कैसे अभिक्रिया करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी कि वो केमिस्ट भी है और बायोलॉजिस्ट भी है। मंगल ग्रह की हम बात कर रहे थे, लाल ग्रह कहते हैं, मिट्टी में लाल रंग है। अब हम बात करें मंगल के उपग्रह की, तो मंगल के दो ही उपग्रह हैं, एक का नाम है डिमोस और दूसरे का नाम है फोबोस। और ये डिमोस है वो बहुत छोटा उपग्रह है, और इतना छोटा है कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। और सौर मंडल मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है ये पूछा जाए तो फोबोस। डिमोस और फोबोस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजा गया जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर। मार्स ऑर्बिटर ये 2014 में भेजा गया था, याद रखना है।
ऑपरेशन मार्स ऑर्बिटर किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से। कब भेजा गया? 2014 में भेजा गया। ये जो मार्स ऑर्बिटर है इसने मंगल ग्रह पर मीथेन गैस के उपस्थिति की प्रमाण दिए थे। यानी मार्स ऑर्बिटर से ही ये पता चला कि मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है। और अगर हम मार्स ऑर्बिटर की बात करें तो मार्स ऑर्बिटर को PSLV-C-37 ये भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जिसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और सी का मतलब क्रम संख्या और 37। अगर हम बात करें ये PSLV जो है ये शब्द कहां से आया? ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी ध्रुवीय प्रक्षेपण यान जो है वो भारत में जो पहला बना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला PSLV कौन सा है, तो PSLV-3 जो है वो भारत में बना पहला। PSLV-1 और 2 भारत ने चाइना से खरीदे और दोनों की दोनों रास्ते में ही रह गए, यानी चाइनीज माल था, रह गया। और 3 से जो सीरीज स्टार्ट हुई वो 3 पहला था, तो ये 37 35वां था। आज भारत 57 से अधिक PSLV भेज चुका है। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति की अगर हम बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये भूरे रंग का है। इसके ऊपर धब्बे हैं, धब्बे पाए जाते हैं। बृहस्पति के ऊपर धब्बे हैं, इसलिए धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। अगर हम बृहस्पति ग्रह को एक साइड रख दें और सौर मंडल के सभी ग्रहों को एक साइड रख दें तो भी 97% जो है वो बृहस्पति का ही वजन होगा। इतना वजनी बृहस्पति ग्रह है, इसीलिए इनको गुरु या महान की संज्ञा बृहस्पति को दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके उपग्रहों की, तो गैनीमेड एक उपग्रह है जो बृहस्पति का है और इसके ऊपर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। जीवन की संभावना यहां पर है और ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। हाँ सर, बृहस्पति पर उपग्रहों की संख्या कितनी है ये बता दो। ये मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि किसी भी किताब को उठा लो उसके अंदर संख्या अपने हिसाब से अलग दे रखी है और इसकी प्रमाणिक पुष्टि जो है वो 57 की ही अभी तक हुई है, आप याद रखना चाहो तो। लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर देना होगा बृहस्पति। अब हम बात करें नेक्स्ट ग्रह की, तो हम बात करेंगे शनि की। किसकी बात करेंगे? शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि की अगर बात करें तो शनि काले रंग का है। कैसा है? काले रंग का है। कारण क्या है कि शनि पर नाइट्रोजन की उपस्थिति है और नाइट्रोजन क्या करता है, वर्ण या कलर जो होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है। इस वजह से शनि ग्रह कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। शनि ग्रह के ऊपर वलय बनी हुई है। क्या बनी हुई है? वलय बनी हुई है शनि ग्रह पर, और इनकी संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। शनि ग्रह पर वलयों की संख्या 10 है। इसके अलावा हम बात करें शनि के उपग्रहों की, तो बहुत सारी किताबों में 50 से पार भी निकाल रखे हैं, लेकिन प्रमाणिक पुष्टि 23 की हुई है और इनमें से एक उपग्रह टाइटन
जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम बात करें अरुण की। अरुण ग्रह की हम बात करें तो अरुण जो है इसकी आकृति ऐसी है, यानी चप्पल जैसी आकृति का है, इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। हेस मार्चेल इस ग्रह के खोज करता है। अरुण की अगर हम बात करें तो इसके अलावा अरुण के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इस बात का पता चला है। अब हम बात करें तो वरुण ग्रह की बात कर लेते हैं, जो अंतिम ग्रह बचता है। वरुण ग्रह की बात करें तो वरुण ग्रह पृथ्वी के सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, और ये सबसे दूर है इसलिए सबसे ठंडा ग्रह भी क्या है? वरुण है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह पर कोई पहुंच नहीं सकता, यानी देवता ही पहुंच सकते हैं, इसलिए वरुण को देवताओं का ग्रह कहते हैं। देवताओं का ग्रह किसको कहते हैं? वरुण ग्रह को कहते हैं। अगर हम उपग्रहों की बात करें तो अरुण के 15 और वरुण के मात्र 2 उपग्रहों की पुष्टि हुई है, जिसमें भी ये पता नहीं चला है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन से वाला है। अब एक हमने बात करी थी ग्रहों के घनत्व का क्रम, और मैंने ये बताया था कि ये जो ट्रिक है 5-7 एब्सेंट परजेंट 634 वाली, इसमें से आप पृथ्वी को पहले लाना, शनि को लास्ट में ले जाना, बाद में जो है इनको ऐसे ही रख देना। तो ये जो क्रम है, ये सीक्वेंस है, ये बनता है घनत्व का सीक्वेंस। और पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5.7 है, और शनि का घनत्व मिनिमम है, यानी इसको 0.88 ले सकते हैं अपन, 0.88 ले सकते हैं। यानी शनि का ग्रह का जो घनत्व है वो 1 से भी कम है। यानी पानी का घनत्व 1 माना जाता है, विज्ञान में पानी का घनत्व 1 माना जाता है, और शनि का घनत्व पानी से भी कम है। तो ऐसी कल्पना बताई जाती है कि ये जो शनि है, इसको पानी के किसी बड़े बर्तन में हम रख दें तो ये पानी के ऊपर तैरेगा, न कि पानी में डूब जाएगा। डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम घनत्व पानी का शनि का होता है, और पानी का घनत्व 1 माना जाता है। पानी के साथ घनत्व का कंपैरिजन किया जाता है। घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें जो सौर मंडल के बारे में रह गई है, हम उनकी बात हम कर लेते हैं। जैसे एक आता है आपके पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या होता है? ये एक धूम केतु आता है, धूम केतु। एक धूमकेतु है जिसका नाम है हेली धूमकेतु। हेली धूम केतु ये 76 साल बाद दिखाई देता है, प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है। ये हेली धूमकेतु है एक विशेष। पुच्छल तारा की बात करें तो आकाश में तारे का कोई भी भाग, पिंड टूट करके अलग हो जाता है, और जो इसका अंश है वो टूट करके नीचे तेजी से गिरता है, और तेजी से गिरता है
तो हमें यूं लगता है कि तारे की पूंछ बन गई है, और वास्तव में इस पूंछ के अंदर मेथेन गैस होती है जो तेजी से जलती है। अगर हम धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु भी इसी तरीके का अंश होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत तेज अग्नि ज्वाला के साथ जलता है और इसमें मेथेन के अलावा बहुत सारी विषैली गैसें भी होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इवन की ओजोन भी इसमें होती है धूमकेतु में। धूमकेतु का हिस्सा ये जल जला के जब बुझ जाता है, एक सीधा पिंड पत्थर बन जाता है, और वो पत्थर अगर धरती पर गिरता है तो हम उसको कहते हैं उल्का पिंड। उसको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु का जो हिस्सा है वो अगर पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है तो हम इसको उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। सौर मंडल के लगभग बातें हमने सारी कर ली है सौर मंडल से संबंधित। अगर इसके अलावा आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सौर मंडल में चंद्रमा पर छोड़े गए जो चंद्रयान है उनको पढ़ सकते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, इनकी मेन बातें मैं आपको बता देता। ये चंद्रयान फर्स्ट जो है वो 2008 में छोड़ा गया, और सारे चंद्रयान जुलाई अगस्त के महीने में ही छोड़े जाते हैं। 8वें महीने में छोड़ा गया, 22 तारीख को छोड़ा गया। तारीख याद रखनी कंपलसरी नहीं है। ये 2019 में छोड़ा गया और ये 2023 में छोड़ा गया, जुलाई में। ठीक। अब जब ये चंद्रयान छोड़ा गया तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया, ये जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया, और ये जियोग्राफिकल मार्क 1 से छोड़ा गया। मार्क 1 से, जी मार्क 1 भी बोलते हैं इसको। ये बातें इनकी आपको याद रखनी है। अब मेनली आपको क्या याद रखना है कि जो चंद्रयान छोड़े गए उनमें इसरो के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष था सी माधवन। इस टाइम में अध्यक्ष थे के सिवान। और ये थर्ड वाला छोड़ा गया तो अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। एक बात तो ये जो छोड़ा गया वो GSLV M थर्ड से छोड़ा गया, और इसका दूसरा नाम है बाहुबली। चंद्रयान सेकंड जब छोड़ा गया था तो उसमें ऑर्बिटर, रोवर और रेंजर ये तीनों थे, ठीक है। और रोवर का नाम प्रज्ञान और रेंजर का नाम विक्रम रखा था। खास बात यह है कि इनके 6 पहिए थे। ये पूछा जाता है कि विक्रम लैंडर 6 पहिए वाला कौन से चंद्रयान के तहत छोड़ा गया था? तो अब जो थर्ड में छोड़े गए वो 4 पहियों वाले थे। ये भी बात आपको ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा ये जो था वो चंद्रमा पर जब पहुंचने वाला ही था, 2.1 किलोमीटर पहले इसका संपर्क टूट गया था। जयपुर का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आलोक सिंघानी। उन्होंने इन दोनों ही टाइम में चंद्रयान के एंटीना को तैयार करने का काम किया था। ये प्रश्न भी पेपर में पूछ लिया गया। बस सौरमंडल में इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ये आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद। कर दो।